आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर जो पूरे दिन भर सुर्खियां बटोर रही थी वो थी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। यानी पूरे दिन भर दिल्ली की पूरी आबकर नीति, शराब नीति पर संग्राम मचा रहा। शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई के बीच अब सीबीआई भी आ गई है। सीबीआई आज मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंच गई और दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त राजनीतिक घमासान पूरे दिन भर देखने को मिला। यही नहीं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। इस खबर की एक एक बारीक डिटेल अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि हर खबर के पीछे की खबर क्या है। सबसे पहले इस घमासान के बीच आज जो वार और पलटवार हुआ है, ये देख लीजिए। के ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके हैं, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ, अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझ। तो आपने देखा वाद प्रतिवाद किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये तो अभी बानगी है। अभी आपको हम बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए आज सुबह सुबह 8:32 पर कैसे इस खबर की शुरुआत होती है, कैसे सीबीआई का छापा पड़ता है और दिल्ली का राजनीतिक पारा आसमान पर चढ़ जाता है। सीबीआई की टीम आज सुबह 8:30 बजे 8:32 पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इससे पहले घर के नौकरों को एक तरफ अलग कर दिया गया। खुद मनीष सिसोदिया के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। हालांकि मनीष सिसोदिया ने 8:32 पर अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि सीबीआई का स्वागत है। सिसोदिया के कंप्यूटर को खंगाला गया और फिर मनीष सिसोदिया और उनके परिवार वालों के लैपटॉप भी जब्त किए गए। एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी फाइलों के बारे में मनीष सिसोदिया के स्टाफ से भी सीबीआई के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की है। घर के भीतर सीबीआई की टीम की छापेमारी चल रही थी और बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा होने लगे। हंगामा होने लगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल था। इन सभी लोगों को बसों में भरकर थाने ले जाया गया, जहां इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर शुरू हुई जांच के बाद कट्टर ईमानदारी का नारा देने वाले मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे कटघरे में खड़ी होने लगी है। और इस केस में आज जो छापा पड़ा है वो दिल्ली तक सिमटा रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देश के 7 राज्यों में छापेमारी की गई है। 7 राज्यों की 21 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी हुई है। पूर्व एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों के घर पर भी छापे मारे गए हैं। कई शराब कारोबारियों के घर पर छापे पड़े और यह छापेमारी घंटों तक चली है, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। कुल मिलाकर 5 लोगों के नाम पर एफआईआर नामजद तरीके से दर्ज की गई है। इस मामले में एलजी ने पिछले ही महीने 11 बड़े अफसरों पर गाज गिराई थी। दिल्ली सरकार के एक्साइज कमिश्नर रहे गोपाल कृष्ण को दमन-दीव ट्रांसफर कर दिया गया था। आज देश के जिन 21 जगहों पर छापेमारी हुई है, उसमें दमन-दीव में गोपाल कृष्ण के घर पर भी छापे पड़े। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर छापे पड़े हैं। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी के घर पर भी दिल्ली में छापेमारी हुई। हमारे संवाददाता वहां मौके पर मौजूद थे, उनकी तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिन में दिखाई। अब एक नजर उन सभी 11 अधिकारियों के नाम पर डाल लीजिए जो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं, जिनके खिलाफ छापेमारी में कार्रवाई की गई है। गोपाल कृष्णन की बात हमने आपको दिखाई, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आनंद कुमार तिवारी जी हैं जिनके घर पर आज छापा पड़ा और भारत 24 के संवाददाता ने उनकी तमाम जानकारी आपके सामने रखी। नरेंद्र सिंह, नीरज गुप्ता, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन, सुमन कुमारी, सत्यव्रत भार्गव, सचिन सोलंकी और उसके साथ साथ
गौरव मान, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आज छापे पड़े हैं। ये सब सरकारी अधिकारी हैं जिनका संबंध दिल्ली की सरकार से। अब आप समझिए कि आखिरकार यह पूरा बवाल मचा तो कैसे और इसके केंद्र में मनीष सिसोदिया पहुंचे तो कैसे। मनीष सिसोदिया पर आरोप जो लगाए गए हैं, क्या है वो? सवालों के कटघरे में क्यों खड़े हो गए हैं मनीष सिसोदिया? आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनके घर तक सीबीआई के छापे पहुंचे? मनीष सिसोदिया पर शराब दुकानों के टेंडर में बंटवारे को लेकर गड़बड़ी का आरोप है। जब नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार ने लागू की तो आरोप लगा कि शराब के कारोबारियों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाया गया। यहां तक कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी टेंडर देने का आरोप लगा। लाइसेंस फी के नाम पर 144 करोड़ रुपए की छूट देने का आरोप भी आम आदमी पार्टी की सरकार और खास कर मनीष सिसोदिया पर लगा। लाइसेंसिंग के पूरे प्रोसेस को बढ़ाया गया, उसको डिरेल किया गया, उसके समय सीमा को बढ़ाई गई, लेकिन इसके लिए एलजी की मंजूरी नहीं थी। तो किसने किया ये, क्यों हुआ ये तमाम जानकारी अब हम आपके सामने लाते हैं। तो अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले को सामने लाने वाला कोई विपक्ष का नेता नहीं, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में बैठे उन्हीं के चीफ सेक्रेटरी हैं जो कि सरकार में कार्यरत थे। एक्साइज पॉलिसी में अनियमितताओं पर मुख्य सचिव ने 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद मुख्य सचिव ने 8 जुलाई 2022 को यह रिपोर्ट दिल्ली के एलजी के पास भेजी। इस रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने एक्साइज पॉलिसी पर कई तरह के सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में सरकार को 144 करोड़ के नुकसान की शिकायत भी की गई और बताया गया कि नुकसान किस आधार पर हुआ। मनीष सिसोदिया पर पूरे मामले में अनदेखी का आरोप लगा क्योंकि यह पूरा मामला मनीष सिसोदिया की अगुवाई में चल रहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी की इस रिपोर्ट को सीबीआई के पास भेजी और जांच की सिफारिश भी की। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार पर 4 कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति को लागू करने से पहले उनके प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाता है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी होती है, जिस पर उपराज्यपाल के पास अनुमति के लिए उसे भेजा जाता है। लेकिन दिल्ली में 2021 में लागू की गई नई एक्साइज पॉलिसी के मामले में इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ और ये चारों के चारों नियमों को ताक पर रख दिया गया। ये 4 नियम क्या हैं, अब आपके स्क्रीन पर है। पहला है GNCDT अधिनियम 1991। इस नियम के तहत तय किया जाता है कि प्रोटोकॉल प्रोसेस क्या होगा। दूसरा बड़ा नियम जिसका उल्लंघन किया गया है वो है व्यापार नियमों के लेन देन, 1993 में इसे पारित किया गया था। तीसरा नियम दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, जिसे 2009 में पारित किया गया था। चौथा नियम जिसकी अनदेखी की गई वो है दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010। ये 4 जो नियम हैं, इसको अगर मैं मोटे तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो उसमें यह निकल कर आता है कि फेवरेटिज्म नहीं किया जा सकता। एक्साइज पॉलिसी जो है वो निर्धारित की जाएगी, वो मनमानी, जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सच जल्द ही सामने आएगा। अभी तक मुझ पर कई केस किए गए हैं, लेकिन इसमें से कोई भी साबित नहीं हो पाया है, इसमें से कुछ भी नहीं निकल पाया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शिक्षा के अच्छे काम से परेशान है, इसलिए अब मुझे परेशान किया जा रहा है। इसी तरह सत्येंद्र जैन को भी पकड़ा गया था ताकि दिल्ली के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम पर रोक लगाई जा सके। ये ट्विटर के जरिए मनीष सिसोदिया ने आज सुबह सुबह जानकारी साझा की थी। अब इस पूरे विवाद के टाइमलाइन को भी आपका समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इस टाइमलाइन को नहीं समझेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये विवाद है क्या। देखिए, सबसे पहले की टाइमलाइन बताएं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। यहां पर सीबीआई के जो छापे किए गए हैं, ये छापे आबकर नीति से जुड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग या शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसने किया है, जिसकी वजह से छात्रों को और अभिभावकों को बहुत फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी आम आदमी पार्टी के हिसाब से उसे मिल रही है, इसका कोई लेना देना आज के छापों से नहीं है। तो अब इस स्पष्टता के साथ आइए अब टाइमलाइन समझिए कि आखिरकार आबकारी नीति पर सवाल कब और कैसे शुरू हुए। सबसे पहले अप्रैल 2021 में बिना कैबिनेट की मंजूरी के लाइसेंस फी में 144.36 करोड़ की छूट दी गई। यह छूट भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार मामला उठाते रहे हैं
आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस बारे में चर्चा करते रहे हैं। पंजाब के चुनावों में भी 144 करोड़ की गूंज काफी सुनी। मई 2021 में शराब नीति में बदलाव किया गया और उसकी मंजूरी दी गई। यह बदलाव था कि सरकारी दुकानों के अलावा प्राइवेट दुकान खोलेंगे, जो कि ऑक्शन प्रोसेस के तहत सामने आएगा, जिससे सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा। मई 2021 में एलजी ने इस पूरे मामले पर आपत्ति की, फैसला वापस लिया गया और उसके बाद शराब माफिया को फायदा पहुंचाने वाले फैसले की बात भी सामने निकल कर आई। 8 जुलाई 2021 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी से शिकायत की। जी हां, 8 जुलाई 2021 को एलजी के पास शिकायत पहुंची, मुख्य सचिव की लिखित शिकायत, 15 पेज की रिपोर्ट, जो अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत की। 14 जुलाई 2022 को एलजी के बिना कैबिनेट को बिठाकर पुराने फैसले को बदल दिया गया। यानी कि पहले भी बिना कैबिनेट की बैठक के आबकारी नीति पारित की गई थी, उसे लागू किया गया था। उसके बाद जैसे ही उस पर ऑब्जेक्शन उठा तो एक बार फिर उसे बदल दिया गया। 22 जुलाई 2022 को एलजी ने नई शराब नीति पर सीबीआई की जांच की सिफारिश की। यह सीबीआई की जांच जो एलजी ने सिफारिश की, जिस पर यह मुख्य सचिव की 15 पन्नों की रिपोर्ट पर आधारित। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 30 जुलाई 2022 को अरविंद केजरीवाल की सरकार नई शराब नीति, नई आबकारी नीति को वापस ले लेती है। और यही वजह है कि अब तमाम विपक्षी दल जो दिल्ली में हैं, या भारतीय जनता पार्टी या तमाम अन्य दल अरविंद केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपकी आबकारी नीति, अगर आपकी शराब की पॉलिसी दिल्ली में सही थी तो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के उसे क्यों पारित किया गया, उसमें पहली बार बदलाव क्यों किया गया, और जब जांच की बात आई तो उस पॉलिसी को आप वापस क्यों ले गए? अब इसका जवाब यह है कि दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि सरकारी राजस्व को इसमें काफी नुकसान पहुंचा है। इन तमाम नीतियों को भी जानना बड़ा आवश्यक है जिनके तहत इसे किया गया है। आखिरकार मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किए, ऐसे कौन कौन से नियम थे जो कि विवादास्पद बन गए, और कानून के उल्लंघन का आरोप कैसे उनके ऊपर उठा। तो नई एक्साइज पॉलिसी क्या है, यह हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नई एक्साइज पॉलिसी शराब बिक्री को निजी हाथों में सौंपने की थी। अभी तक, यानी कि नई एक्साइज पॉलिसी के लागू होने तक, दिल्ली में शराब बेचने का काम सरकारी दुकानों के मार्फत किया जाता था। प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें बहुत कम थी या नगण्य थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मुनासिब समझा कि ज्यादा राजस्व के लिए जरूरी है कि शराब की बिक्री प्राइवेट दुकानों के जरिए की जाए, राजस्व भी मिलेगा ऑक्शन के जरिए, और इसके साथ साथ एक्साइज के अनुपालन भी बड़े पैमाने पर होंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला लिया गया जो कि तमाम विपक्षी दल दिल्ली में उसका विरोध कर रहे थे। शराब पीने की उम्र देश भर में आमतौर पर 25 साल है, लेकिन दिल्ली में उसे 21 साल कर दिया गया। 21 साल इसलिए किया गया ताकि ज्यादा लोग शराब पिएं, और अगर शराब का कंजम्पशन बढ़ता है तो उससे एक्साइज और बाकी तमाम टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, सरकार को राजस्व ज्यादा मिलेगा। यह भी कहा गया कि बहुत ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां 25 और 21 साल के बीच के लोग आमतौर पर शराब पीते हैं लेकिन चोरी छिपे। ऐसे में चोरी की संभावना ज्यादा बढ़ती है, एक्सटॉर्शन की संभावना ज्यादा बढ़ती है। एक पैमाने पर अगर आप देखें तो यह दलील बिल्कुल सही बैठती है। 21 साल का वयस्क खुद तय कर सकता है कि आखिरकार उसे शराब का कंजम्पशन किस तरह से करना है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां शराब पीने की ऑफिशियल एज 21 साल है, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या शराब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पी जा रही है, क्या इस नियम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, क्या 18 साल के बच्चे तो शराब नहीं पी रहे। और यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। साल में 3 दिन दुकान बंद करने की छूट रखी गई, यह भी नई पॉलिसी का हिस्सा था। दुकानदारों को एमआरपी पर छूट देने की इजाजत दी गई। अब यह पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम इस बात को समझिए कि दिल्ली में शराब दरअसल आसपास के राज्यों के मुकाबले जरा सस्ती मिला करती है। जी हां, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शराब की बोतलों की कीमत ज्यादा महंगी है। बहुत सारे लोग जो कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं दिल्ली के, वो दिल्ली में आते हैं और दिल्ली से शराब खरीदते हैं। इससे उत्तर प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसी बीच हरियाणा की सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी और कम कर दी, जिसकी वजह से दिल्ली के वो लोग जो कि हरियाणा के सीमा क्षेत्र में रह रहे थे, वो हरियाणा में जाकर शराब खरीदने लगे और दिल्ली सरकार को इसका नुकसान होने लगा।
इस दलील को सामने रखते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को यह छूट दी कि जो एमआरपी है यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कम पर शराब दिल्ली में बेची जा सकती है। इसके साथ साथ क्लब और रेस्टोरेंट को भी 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई ताकि ज्यादा बिक्री होगी, ज्यादा फायदे मिलेंगे। रेस्टोरेंट और बार को भी शराब खरीदने की पूरी छूट दी गई, इसके पहले इसका लाइसेंस मिला करता था। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़े पैमाने पर घेरा। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को तकनीकी बारीकों को नजरअंदाज करती हुई बस एक ही रंग दिखाई दे रही है, और वो ये बार बार कह रही है कि आज का मुद्दा दरअसल ईर्ष्या का है, जलन का है। संजय सिंह और उनकी पार्टी अपनी पार्टी पर उठे सवालों का जवाब जब दे रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो इस आबकारी नीति पर अपनी बातों को रखें, वो सीधा हमला कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पर। मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो है उसका जवाब नहीं दे रहे। आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में लूट हुई है। उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थी, बच्चे कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सीबीआई जांच से एक दिन पहले कह रहे थे इससे 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है। के लुटेरे, अगर ये भी कहा जाए इनके बारे में तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जरा सी भी। शायद झूठ की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और लोगों को हर प्रकार से गलत बयानी करके मिसगाइड करना। मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों भ्रष्टाचार में जेल में जाएंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा चोर भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। दिल्ली के इतिहास की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार केजरीवाल सरकार है। तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से प्रहार किया, लेकिन यह प्रहार किस वजह से हुआ यह आपके लिए समझना आवश्यक है। संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए, पहले देखिए। जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, ये पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ साथ बात यही नहीं थमी। दरअसल इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने की भी कोशिश की। दिल्ली में आबकारी घोटाले के आरोप पर जहां जबरदस्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ था, वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक खबर छपी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा नीति और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तारीफ की जो खबर छपी, वो अपने आप में बहुत सारे लोगों को दिल्ली में पसंद नहीं आई। और ठीक उसी दिन सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई का रेड हो जाता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में आखिरकार क्या छपा है, अब जरा ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल प्रिंट एडिशन में 18 अगस्त को फ्रंट पेज पर दिल्ली की शिक्षा नीति पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें मनीष सिसोदिया की स्कूल विजिट की फोटो है। रिपोर्ट में शिक्षा नीति की जबरदस्त तारीफ की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में जहां लाखों परिवार गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा की ओर देख रहे हैं, वहीं दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति आई है, और यह क्रांति आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लेकर आई है। आज सुबह जब छापेमारी शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल को दिखाकर यह कहने लगे कि इस आर्टिकल के छपने की वजह से बहुत लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है, ये टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए थी, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आखिरकार इसकी वजह से ही शायद ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो यहां तक कह दिया कि
आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुस्तान का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और देश के हुक्मरानों को यह पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर जब सामने आई तो ऐसा लगा कि कहीं कलई तो ना खुल जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ एक और तस्वीर तुरंत वायरल होने लगी, और ये खलीज टाइम्स, जो कि यूएई का प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें छपा एक आर्टिकल है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा अखबार और खलीज टाइम्स में छपा अखबार बिल्कुल एक है। दोनों में एक ही तस्वीर इस्तेमाल की गई है, मनीष सिसोदिया की। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स में भी वही बातें लिखी गई हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई हैं। दोनों अखबार ने एक ही तस्वीर का इस्तेमाल किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम अन्य दलों ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या एक ही दिन में दो प्रतिष्ठित अखबार दो अलग देशों में एक ही राइटअप को छापते हैं और एक ही तरीके से फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या दो प्रतिष्ठित अखबार अपने एडिटोरियल, अपने संपादन को एक साथ मिलकर तय कर रहे थे कि एक ही तरह का राइटअप दोनों अखबार में एक ही दिन छप जाए? जाहिर सी बात है, यह संभव नहीं है। हम में से कोई पत्रकार इसे मानने को तैयार नहीं होगा। इसके पीछे का सच क्या है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। होगी न्यूज, ये दोनों अखबार का फोटो है। एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम। जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी अब सवाल उठा रही है कि कहीं यह प्रायोजिक संपादन का, प्रायोजित लेखन का मामला तो नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक इसका कोई जवाब आया नहीं है। अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आम आदमी पार्टी के उन तमाम नेताओं की लिस्ट, उन तमाम मंत्रियों की लिस्ट जो सवालों की घेर में। इनमें से कुछ तो अभी जेल में भी हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई की इस जांच के बाद या सीबीआई की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी संभव है? इसके आसार बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए यह बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी आया था। मनीष सिसोदिया ही ऐसे पहले नेता नहीं है जो विवाद में हैं, जिनके खिलाफ केस लिखा जा रहा है या फिर एफआईआर दर्ज किया गया है। दिल्ली की शराब टेंडर में और इस घोटाले में डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर घोटाले का आरोप लगा। ये फिलहाल जेल में है। कई बार इन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी के साथ दिल्ली के अस्पतालों में लाया जाता है। सीबीआई ने शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में 207 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया है, जिसके अध्यक्ष खुद अरविंद केजरीवाल हैं। अभी इस मामले पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। अमानतुल्लाह खान, दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियुक्ति में रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का आरोप इनके ऊपर लगा है। आम आदमी पार्टी के ये विधायक हैं और इनके ऊपर और भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब कुछ बदले की कार्रवाई है। केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार ये सब कुछ बदले की कार्रवाई की वजह से कर रही है। सच्चाई कहीं बीच में है, लेकिन जो भी सच्चाई हो, हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा और अंततः अदालत ही तय करेंगे कि आखिरकार जुर्म किसका है। लेकिन इस बीच राजनीति गर्म है और मामला उससे भी ज्यादा गर्म। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। एक बहुत बड़ी खबर लेकर आएंगे, सनसनीखेज है।